हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन में कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर की, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज के फोर्थ फेज को कंक्लूड कर दिया, जिससे 63 से 70 तक इंटरनेशनल रिलेशन से हमने उनको डिस्क्राइब किया। आफ्टर दैट सेकंड स्टेज आती है कोल्ड वॉर की, जिसको हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में नेम देते हैं डेटॉन्ट का, जो 1970 से लेकर 79 तक था, और इसको हम सेकंड स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर भी कहते हैं। एंड आज हम इस सेक्शन में डेटॉन्ट है इसका मीनिंग करेंगे, नेचर करेंगे एंड इसके इमरजेंस की कोशिश करेंगे। जो डेटॉन्ट वर्ड है जी बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस में इस टर्म को हम यूज करते हैं। जब 1963 से 70 तक जो टाइम पीरियड था, इसमें हमको लगता है कि अब रिलेशंस हैं, जो कोल्ड वॉर है जी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जब पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963 में साइन की जाती है, उससे हमको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वॉर हो जाती है, अदर कंट्री से रिलेशंस दोबारा से खराब हो जाते हैं, तो बर्लिन टेंशंस हैं वो दोबारा से इमर्ज होती हैं, जिससे रिलेशंस हैं वो दोबारा से खराब हो जाते हैं। तो उसके बाद जो 1970 से लेकर 79 तक का पीरियड आता है, हम इसमें दोबारा से कोशिश करते हैं जो हमारे रिलेशंस हैं वो स्मूथ बन जाएं। तो इस टाइम जो यूएससी के प्रेसिडेंट निक्सन बनते हैं, जो 1969 से 74 तक थे, वो भी डेटॉन्ट वो भी चाहते थे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनमें हम टेंशंस को कम कर दे। एंड सोवियत रशिया है वो भी क्या कर रहा था, डेटॉन्ट मीनिंग वो भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहा था, तो हम इनको करते हैं। तो इसमें जो डेटॉन्ट है वो टर्म क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्यों यूज हो रही है, तो मीनिंग जब इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएसए एंड यूएसएसआर जो दो सुपर पावर्स थे, जब इनके टेंशंस को कम करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट हैं वो एफर्ट्स करते हैं, तभी इस वर्ड को हम यूज करते हैं। तो जो डेटॉन्ट है, डेटॉन्ट का डिक्शनरी मीनिंग हम देखें, अगर हम डेटॉन्ट टर्म को देखें तो डेटॉन्ट टर्म है जो एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच से ली गई है, जिसका मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। मीनिंग जो हमारा स्ट्रेन इन्वायरमेंट है इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, टेंशन से हमको रिलैक्सेशन मिल जाए, तो हम इसको डेटॉन्ट कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स द मेकिंग ऑफ कॉन्शियस अटेम्प्ट्स फॉर रिडक्शन ऑफ टेंशंस एंड स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डेटॉन्ट है इसका मीनिंग है हम अपनी मर्जी से ऐसे अटेम्प्ट्स कर रहे हैं जिससे हमारे जो रिलेशंस हैं, जो हमारी टेंशंस हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसको क्या कह रहे हैं, रिलैक्सेशन कह रहे हैं। तो स्ट्रेन एंड टेंशन इन्वायरमेंट है, इसको खत्म करना, इसको कम करने की कोशिश करना ही डेटॉन्ट कहलाता है। जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं हम अपनी कोशिश से इसको कोऑपरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अनहेल्थी होस्टाइल इन्वायरमेंट है इसमें हम पीस की बात कर रहे हैं, इसी को हम डेटॉन्ट कह रहे हैं। तो डेटॉन्ट में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गुडविल, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन रेदर टू म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स। पहले हम कन्फ्लिक्ट में थे, इसको खत्म कर कर हमको अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन है इसको इंक्रीज करना है। तो यूएसए एंड यूएसएसआर ये दोनों ही जब इंटरनेशनल रिलेशंस में एफर्ट्स करते हैं कि इनके जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ बन जाएं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डेटॉन्ट कह रहे हैं। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, वो भी एंड यूएसएसआर के तो पहले से ये पॉलिसी थी पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसका मीनिंग होता है कि हम आपकी पावर से हम आपकी पावर को चैलेंज नहीं करते, आप स्ट्रांग हो, आप सुपर पावर हो, आप अपने दायरे में रहिए, हम अपने दायरे में रह रहे हैं, आप भी हमारी तरह पावरफुल बन सकते हो। मीनिंग पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में पूरे वर्ल्ड में एक से भी ज्यादा सुपर पावर एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसको ही हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहते हैं। अगर हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है तो आप अपनी लिमिट में रह रहे हैं, हम अपनी लिमिट में रह रहे हैं, इसमें हम एक दूसरे को खत्म करना नहीं चाहते, हम दोनों अपने अपने एरिया में अच्छे से रह रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस।
तो जे पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। तो जो जे टर्म है डेटॉन्ट, दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। तो मीनिंग क्या है, जो हॉस्टाइल स्टेट्स हैं, हॉस्टाइल स्टेट्स कौन थे कोल्ड वॉर में, यूएसए ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स में जो रिलेशंस थे, इन रिलेशन की वो प्रोसेस जिसमें हम इनको टेंशंस को खत्म कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नॉर्मलाइजेशन को ही हम डेटॉन्ट कह रहे हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस, efforts made by both superpowers to decrease the intensity of Cold War conflict between 1970 to 79 is known as the détente in international relations। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में डेटॉन्ट टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं, और इसको हम 1970 से लेकर 79 तक के टाइम पीरियड के लिए ही डेटॉन्ट टर्म को यूज कर रहे हैं। तो जिसमें कोल्ड वॉर की इंटेंसिटी है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम स्ट्रेन्स को, हम टेंशंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डेटॉन्ट कह रहे हैं। तो जी हो गया डेटॉन्ट का मीनिंग। डेटॉन्ट के मीनिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है, डेटॉन्ट डजंट मीन, इट डजंट मीन द कंक्लूजन ऑफ एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज और ट्रेड पैक्ट्स। हमने कहा हम अपने रिलेशंस को स्मूथ बना रहे हैं, टेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। इसको किसके थ्रू कर रहे हैं, हम डिस्कशन के थ्रू कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स के थ्रू कर रहे हैं। इसमें हमने कोई भी ट्रीटी नहीं की, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, हमने कोई ट्रेड पैक्ट है वो साइन नहीं किया है। तो डेटॉन्ट में आप ये नहीं कह रहे हमारे रिलेशंस हैं, हमारे रिलेशन को स्मूथ बनाने के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे इंटरनेशनल रिलेशन हमारे वो स्मूथ बन सके, हमारी टेंशंस हैं वो रिड्यूस हो सके, जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है वो खत्म हो सके, तो म्यूचुअली कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो सके। इसी को हम डेटॉन्ट कह रहे हैं। तो डेटॉन्ट की नेचर और फीचर्स क्या हैं, तो डेटॉन्ट का मीनिंग है combination of the elements of conflicts, competition and cooperation। तो इन दोनों का मीनिंग हो गया ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंफ्लिक्ट्स। हमने चेतन नहीं कहा हमारे कंफ्लिक्ट रिजोल्व हो गए, अगर कंफ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कोल्ड वॉर खत्म होगी। इस टाइम जो कंफ्लिक्ट्स हैं वो भी प्रिवेल कर रहे हैं, कंपटीशन भी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन साथ में ही हम म्यूचुअली कोऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो existence of confliction, competition and cooperation at the same time is called the détente। तो believe in the peaceful coexistence। अगर हम डेटॉन्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमें ये बात ना हो कि इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर होगी, उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं हो सकती, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जरूरत है कि अगर कोई और सुपर पावर बन रहा है जिससे हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, तो उसको अपने दायरे में जीने का अधिकार है, उसको अपने दायरे में अपनी ग्रोथ करने का राइट है। इससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपनी लिमिट्स में रह रहा है, हम अपनी लिमिट्स में रह रहे हैं, उसका अपना एरिया है, हमारा अपना एरिया है, तो हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें सबको अपनी कैपेबिलिटीज के थ्रू अपनी डेवलपमेंट करने का राइट दे रहे हैं। अगर किसी पर्सन की, किसी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, तो हम उसको अटैक, उस पर वॉर नहीं कर रहे हैं। तो यही तो क्या है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो जिसमें यूएसए भी चाहता है, यूएसएसआर है, अगर वो सुपर पावर बन रहा है उसको बनने दो, लेट इट गो। तो उसी तरह यूएसएसआर कहता है यूएसए सुपर पावर है तो बनने दो, लेट इट गो। मीनिंग जो हम हैं हम वही हैं, किसी और की सुपर पावर को हम चैलेंज नहीं करते हैं, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहे हैं। तो इसमें होया कि हम जो हमारा ओपोनेंट है हम इसको एलिमिनेट करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिटरेंस एंड बैलेंस ऑफ टेरर। तो जो डेटॉन्ट है, डेटॉन्ट क्यों इमर्ज होता है, डेटॉन्ट में बैलेंस ऑफ टेरर, यूएसए सुपर पावर, यूएसएसआर सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर है, तो बैलेंस ऑफ टेरर है वो इमर्ज हो जाता है। तो इसमें पूरा वर्ल्ड है एक टेरर में जी रहा है कि अगर वॉर होगी तो वॉर कौन सी होगी, न्यूक्लियर वेपन के थ्रू होगी, जिससे पूरा वर्ल्ड है सेकंड्स में तबाह हो सकता है। ओवरकिल कैपेसिटी से डर रहे थे,
इसी को हम डिटरेंस एंड बैलेंस ऑफ टेरर कह रहे हैं। तो डिटरेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ टेरर क्या होता है, इसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिससे आप इन टर्म्स की स्टडी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटॉन्ट। जो डेटॉन्ट है वो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, इसके एक से भी ज्यादा टाइप्स काइंड्स हो सकती हैं, जैसे मिलिट्री डेटॉन्ट, इकोनॉमिक डेटॉन्ट, साइंटिफिक एंड कल्चरल डेटॉन्ट। मीनिंग हम मिलिट्री वाइज हम कह रहे हैं आपकी मिलिट्री इंक्रीज हो रही है, मुझे कोई मीनिंग नहीं है। आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आप साइंटिफिक स्पेस रिसर्च में आगे जा रहे हो, आपका कल्चर है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस इंक्रीज होती जा रही है, आप सोशलिज्म का इंक्रीज कर रहे हो, तो हमको कोई इसका डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो इस तरह डेटॉन्ट में सिर्फ मिलिट्री डेटॉन्ट की बात नहीं करते, इसमें अदर टर्म्स होती हैं वो भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड डेटॉन्ट नेक्स्ट इसकी फीचर है क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट आउट ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स। जो भी हमारे म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स हैं हम इसको खत्म कर हम ट्रस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डेटॉन्ट कह रहे हैं। तो ये होगी नेचर और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक। एंड इसके बाद कहते हैं कॉजेस और रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ डेटॉन्ट इन 1970s। जो 1970s में जो डेटॉन्ट है, डेटॉन्ट क्यों इमर्ज हुआ, जो यूएसएसआर है दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या चेंज होता है जिसके बाद दोनों ही मान जाते हैं कि हमको जो टेंशन है इसको खत्म करना चाहिए। तो हम किसी दूसरे पर्सन के लिए तो नहीं करेंगे, अगर हम अपने जो हमारे ईगो है, जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं, इसको दूर करें हैं, इसके लिए कुछ हमारा ही इंटरेस्ट होगा। इसी तरह इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में अगर जो इंटरनेशनल वॉर की सिचुएशन है, कोल्ड वॉर है, इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस किया गया, इसमें यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे, इसीलिए ही डेटॉन्ट टर्म है वो इमर्ज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इन 1962। तो अमेरिका की नेबरिंग कंट्री है क्यूबा। क्यूबा में जब सोवियत यूनियन है वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसमें क्या होते हैं, जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन कहते हैं कि इसमें हम मिसाइल्स हैं, हम इसमें जो हाई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हम इसमें स्टेशन करेंगे, मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो उस टाइम अमेरिका है, अमेरिका की आर्मी शिप के थ्रू वहां पर आ जाती है, क्यूबा को ब्लॉकएड कर देती है। तो उस टाइम ऐसा लगता था अब तो वॉर होगी ही होगी। तो क्यूबा मिसाइल के बाद यूएसए भी डर जाता है कि हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन के थ्रू हम में आर्मामेंट रेस के थ्रू हम क्या कर दे, हम वॉर में भी इन्वॉल्व ना हो जाए। तो क्यूबा मिसाइल है वो क्राइसिस है, इन दोनों को डरा कर रख देता है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर क्लब। अब न्यूक्लियर क्लब है मींस न्यूक्लियर जो 1945 था, इसमें यूएसए के पास ही न्यूक्लियर वेपन थे, लेकिन रशिया ने भी बहुत जल्दी 1949 में इसको एक्सप्लोर कर दिया। और उसके बाद यूके, फ्रांस, इन्होंने 1952-60 में भी जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर आर्मामेंट्स की वो भी कर ली। यूएसए, यूके, फ्रांस जी तो एक ही ब्लॉक के मेंबर थे, इससे इनको कोई भी डेंजरस नहीं था। अब रशिया अकेला और यूएसए वेस्टर्न ब्लॉक में यूएसए, यूके एंड फ्रांस आ गए। अब 1964 में चाइना भी न्यूक्लियर बम्स है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर लेता है, जिससे अब वेस्टर्न ब्लॉक है वो डर जाता है। मीनिंग जो चाइना है, चाइना सोशलिस्ट कंट्री थी, वो रशिया का साथ देगा। तो इस तरह क्या होता है, जो न्यूक्लियर क्लब है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर क्लब के इंक्रीज होने से अब डर है वो ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है कि आने वाले टाइम में अगर वॉर होगी तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद इंक्रीज साइनो सोवियत डिफरेंसेस। अब क्या होता है, प्रॉब्लम इधर भी क्रिएट होगी, इसमें तो यूएसए डर जाता है। अब इसमें क्या होता है, सोवियत यूनियन है वो भी डर जाता है। साइनो सोवियत डिफरेंसेस, जिसमें साइनो में क्या आ गया, चाइना आ गया। चाइना एंड सोवियत यूनियन है, इन दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो सोवियत यूनियन है, जो इसकी ट्रेडिशनल
सोशलिज्म की पॉलिसी थी उसी को ही अडॉप्ट कर रहा था। तो मीनिंग जो चाइना है, चाइना के माओ के अंडर क्या करता है, इसमें रिवीजन कर देता है, इसमें थोड़े चेंजेस ले आता है, लेकिन सोवियत यूनियन है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह चाइना एंड सोवियत यूनियन है, इसमें ही अपनी आइडियोलॉजी को लेकर डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब चाइना के इस डिफरेंस के बाद सोवियत यूनियन को भी लगता है, उसको भी थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो चाहता है जो हमारे बीच कोल्ड वॉर है ये खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज increased role of Soviet Union and Soviet bloc in international politics। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएसए जो सुपर पावर था वो नहीं रहा था, सोवियत यूनियन भी सुपर पावर था, यूएसए वेस्टर्न ब्लॉक है, उसके एक्सपेंशन के साथ ही जो यूएसएसआर की एक्सपेंशन है वो भी इंक्रीज हो रही थी, वो सा पैक्ट है उसका भी रोल इंक्रीज हो रहा था। इसके साथ ही सोवियत यूनियन भी अदर कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प कर रहा था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो इस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सोवियत यूनियन की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट इज सोवियत पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी है इसने तो 1963 में ही अडॉप्ट कर ली थी, लेकिन यूएसए इस बात के लिए नहीं बिलीव करता था कि सोवियत यूनियन है वो सुपर पावर बनकर रहे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जिसको हम नैम कह रहे हैं, तो नैम है उस टाइम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक सबसे बड़ी मूवमेंट बन गई जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी जो कहती थी हम किसी भी ब्लॉक का मेंबर नहीं बनेगी। तो वो क्या करती थी, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सोवियत यूनियन एंड यूएसए दोनों से हेल्प ले रही थी, तो वो दोनों का मिक्सचर बन गई थी। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो भी इनको कंपेल कर देती है कि अपनी टेंशन से इनको थोड़ी सी रिलीज करे। एंड उसके बाद आता है फेलियर ऑफ द यूएसए इन वियतनाम वॉर। जो वियतनाम वॉर है जिसमें नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम इसमें वॉर होती है, साउथ वियतनाम को सपोर्ट कौन करते हैं, यूएसए करते हैं। 1975 में क्या होती है, वियतनाम की यूनिफिकेशन हो जाती है, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम है एक साथ आ जाते हैं जिससे वॉर खत्म हो जाती है और इसमें यूएसए की बहुत बड़ी फेलियर होती है। तो इस टाइम यूएसए की पावर भी कम होगी, यूएसएसआर की पावर है वो भी इकोनॉमिक पावर वो भी रिड्यूस हो रही थी, और दो उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जो मेन कोज एक और बनता था, यूएसए एंड यूएसएसआर इकोनॉमिक कंपैरिजन। अब इनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, इनकी मजबूरियां बन गई थी कि इनको रिलेशंस में कम करना पड़े। यूएसए है 1973 में जब फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम है हम इसको खत्म करके फ्लोटिंग में जाते हैं जिसमें डॉलर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है, तो यूएसए की इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, यूएसए की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। उसी तरह यूएसएसआर है इसमें कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, जो इसकी इन्फ्लेशन है इंक्रीज हो गई, इसमें जो नेसेसरी गुड्स की वो सप्लाई है रिड्यूस हो जाती है, अब प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह यूएसए एंड यूएसएसआर है इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से जो कोल्ड वॉर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसीलिए ही डेटॉन्ट है, डेटॉन्ट का अमर्ज होता है। तो आज हमने इस सेशन में इसका मीनिंग, फीचर्स एंड नेचर किया। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोग्रेस ऑफ डेटॉन्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।